Hello students, this is the video solution of current electricity previous year question part 3. पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पहले रिलीज हो चुके हैं जिसमें हमने अप टू 20 क्वेश्चंस देखे हैं। इसकी वर्कशीट यानी कि प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन का पीडीएफ और दोनों जो प्रीवियस पार्ट आ चुके हैं उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से इनको देख लीजिएगा। और भी बहुत सारे चैप्टर्स के वीडियो सॉल्यूशंस हो चुके हैं, ठीक है, जो भी आप देख सकते हैं। हमारे जो प्रीवियस ईयर की सीरीज का एक प्लेलिस्ट बना रखा है उसमें जाके। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आए हैं बाकी। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन AIPMT प्री 2012। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में देखिए आप कि अ मिली वोल्ट मीटर of 25 millivolt range is to be converted into ammeter of 25 ampere range. The value in ohm necessary shunt will be. So basically इस क्वेश्चन में क्या दिया बेटा कि एक मिली वोल्ट मीटर है, राइट, और इस मिली वोल्ट मीटर में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, जो मैक्सिमम ये सहन कर सकता है, दैट इज 25 मिली वोल्ट। अब इसको हम शंट करेंगे और शंट करके इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग एमीटर में, और एमीटर की जो रेंज होनी चाहिए दैट इज 25 एम्पियर होनी चाहिए। तो मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस जो है वो आपका G है, गैलोमीटर को कन्वर्ट किया गया है। तो अगर इसका रेजिस्टेंस G मान लोगे तो उस केस में यहाँ जो करंट जाएगी दैट वुड बी IG। अब IG का वैल्यू अगर आप निकालो तो ये जो करंट आएगी IG दैट इज 25 मिली वोल्ट डिवाइड बाय द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस जो भी है, राइट। तो ये वैल्यू आपके पास निकल के आएगी और यहां से जो करंट आ रही है दैट इज व्हाट 25 एम्पियर। तो आप देख सकते हैं कि दिस IG वुड बी वेरी लेस, ठीक है। और ये शंट है, हम जानते हैं शंट हमेशा कम रेजिस्टेंस का होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ आने वाली जो करंट है I माइनस IG दैट इज अप्रॉक्स 25 एम्पियर। सारी करंट को ये शंट ही करने वाला है क्योंकि यहाँ जो करंट जा रही है दैट करंट इज वेरी वेरी लेस, राइट। जब आप ऐसा सोचेंगे तो उस केस में यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट इज 25 मिली वोल्ट, और इस 25 मिली वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप का जो वैल्यू होना चाहिए दैट इज S यानी इसका रेजिस्टेंस इनटू आने वाली करंट, जिस करंट को हमने क्या बोला है अराउंड 25 एम्पियर। तो आप क्या देख रहे हैं बेटा कि यहाँ पे 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो आपके पास में जो शंट बना दैट इज 1 मिली ओम, इसका मतलब 0.001 ओम, यानी आपका जो आंसर आएगा वो ये वाला ऑप्शन बन जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो हमने लॉजिक यूज किया है वो लॉजिक ये यूज किया है कि इसकी जो रेंज है दैट इज वेरी लेस, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ जाने वाली करंट जो होगी दैट वुड बी नेग्लिजिबल, और इनके बीच में गैप भी काफी है। क्लियर? Next question was asked in AIPMT Mains 2012. In this question, it is given that the power dissipated in circuit shown in the figure is 30 watt. यानी यहाँ पे जो power dissipate हो रही है that is given as 30 watt and you need to find out the value of resistance R. तो आप जानते हैं ये वाला resistance और ये वाला resistance parallel में connected है, यानी इनका जो equivalent resistance बनेगा that equivalent resistance would be 5 into R upon R plus 5। अब इस रेजिस्टेंस में जो पावर डिसिपेट हो रही है दैट पावर इज 30 वॉट। तो हम लोग जानते हैं कि पावर होती है V स्क्वायर बाय जो भी रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट, ठीक है, यानी 30 इज इक्वल टू V स्क्वायर यानी 100 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट का वैल्यू आपके पास में 5R अपॉन R प्लस 5 आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है। तो यहां से आप क्या देख रहे हैं कि आपके पास में इक्वेशन बन गई 15R इज इक्वल्स टू 10R प्लस 50, या फिर आप लिख सकते हैं 5R इज इक्वल्स टू 50। तो R हैज वैल्यू हाउ मच 10 ओम। सो दिस वुड बी योर आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। Next question was asked in AIPMT Mains 2012. According to this question, a cell
having EMF E and internal resistance R is connected across a variable external resistance capital R। तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर एक सेल लिया जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको R दिया हुआ है, EMF आपको E दिया हुआ है, और इसको आप कनेक्ट कर रहे हैं एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कैपिटल R जो कि वेरिएबल है, राइट। तो इसके अक्रॉस अब आगे क्या बोलते हैं, एज द रेजिस्टेंस R इज इंक्रीज्ड द प्लॉट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस R। तो आपको इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस में क्या चेंज आएगा R को इंक्रीज करने पर, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा पहले वो निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा दैट वुड बी I इंटू R। I क्या है यहाँ पे इस सर्किट में करंट। अब I का वैल्यू क्या आ जाएगा, E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R। यानी यहाँ जो पोटेंशियल आएगा उसका वैल्यू आ जाएगा E अपॉन 1 प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R। ठीक है, अब आप देखिए बेटा यहाँ पे अगर आप यहाँ R की वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या आएगा। तो आप देखो R की वैल्यू को 0 जब आपने पुट किया तो ये वाली जो पूरी टर्म है ये आपकी इनफाइनाइट बन गई। जब इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो V का वैल्यू 0 आ जाएगा। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि R का वैल्यू 0 होने पे V का वैल्यू 0 होना चाहिए। यानी इस ऑप्शन में हो रहा है, इसमें हो रहा है और इन दोनों में नहीं हो रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। अब आगे देखते हैं, ये तो पहला केस लिया। दूसरा केस लेते हैं बेटा कि जिसमें कि हम कर देते हैं कि इफ R इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अगर आपने R को इन्फिनिटी कर लिया तो ये जो पूरी टर्म है ये टर्म 0 बन जाएगी, तो V का वैल्यू E के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ R इन्फिनिटी रखने पर जो V हमने लिया है इसका वैल्यू E को अप्रोच करेगा, राइट। तो यहाँ पर इन्फिनिटी रखने पे E को अप्रोच कर रहा है, यानी ये आंसर हो जाएगा। और ये भी बोल सकते हैं यहाँ लीनियर वेरिएशन तो है ही नहीं, सो योर फाइनल आंसर वुड बी दिस ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, दिस वन वाज आस्क्ड इन एम्स 2012. In this question, it is given that the value of current I for the given circuit is, you need to find out the value of this current I. अब इस सर्किट को ध्यान से देखो तो 5 5 5 5 यानी इन दोनों का रेशियो, इन दोनों के रेशियो के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसका मतलब इसका कोई यूज नहीं है। जब इसका कोई यूज नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो रेजिस्टेंसेस हैं दे आर इन सीरीज एंड दे आर आल्सो इन सीरीज। if they are in series then I can redraw this circuit as 10 ohm, then 10 ohm. So this branch will constitute this 10 ohm and this branch will constitute this one, right. There is one more resistance, that resistance is what, 5 ohm, and after that there is a battery. So first we need to find out the equivalent resistance of these three or first these two. तो अगर इन दो का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे बेटा आप तो आ जाएगा आप पास में R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सो दिस इज व्हाट, दिस इज 5 ओम। इसका मतलब ये सर्किट एक बार फिर से रीड्रॉ करूंगा मैं तो मेरे पास बन रहा है 5 ओम 5 ओम, राइट, 5 ओम एंड 5 ओम। और मुझे इस ब्रांच में करंट बतानी है और यहां पर मैंने बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है 25 वोल्ट की। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट फिर से निकाल लें। जब इनका इक्विवेलेंट फिर से निकालेंगे आप तो यहां पर क्या पाएंगे कि इक्विवेलेंट निकालने पर आपके पास में बन रहा है R इक्विवेलेंट इन दोनों का R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 यानी 5/2 बन रहा है। अब इस सर्किट में टोटल करंट कितनी आ रही है, तो करंट इज इक्वल्स टू V डिवाइड बाय 5/2 यानी इस सर्किट में जो टोटल करंट आ रही है दैट इज 10 एम्पियर। जब 10 एम्पियर करंट यहां पर आई तो यहां दोनों रेजिस्टेंस इक्वल होने की वजह से इक्वल बढ़ जाएगी, तो यहां आ जाएगी 5 एम्पियर करंट। यानी जो हमें करंट इंडिकेट की हुई है इन्होंने दैट वुड बी द 5 एम्पियर वैल्यू। क्लियर।
Next question was asked in AIMS 2012. According to this question, the calculate the energy emitted by a bulb of 100 watt in 1 minute. इससे आसान क्वेश्चन तो कभी एम्स में आया नहीं होगा. 100 वॉट के बल्ब से 1 मिनट में कितनी एनर्जी एमिट हो रही है. तो 100 वॉट का मतलब क्या होता है, 100 जूल पर सेकेंड. 1 मिनट का मतलब क्या होता है, 60 सेकेंड. तो आपके पास में जो एनर्जी आएगी दैट वुड बी 6000 जूल, और यही आपका आंसर बन जाएगा. राइट. Next question was asked in NEET UG 2013. According to this question, a wire of resistance 4 ohm is stretched to twice of its original length. The resistance of the stretched wire would be. So we know that the resistance of a wire is equals to rho L by A. Now what we did here, we increase its length to the twice. So अगर आप किसी भी वायर की लेंथ को ट्वाइस कर देंगे देन उसके वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो द वॉल्यूम रिमेन सेम. सो आई कैन ऑल्सो रीराइट दिस एज रो एल स्क्वायर अपॉन ए इंटू एल. अब वॉल्यूम तो सेम रहने वाला है, तो मैंने इसको लिख दिया रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम. So what I can say, rho is constant, volume is constant, so this is proportional to L square. So since R is proportional to L square, and here what we did, we increase the length to the twice. So the resistance would become 4 times. So 4 times of 4 ohm would be 16 ohm, and this would be your answer. Next question was asked in NEET UG 2013. According to this question, the internal resistance of a 2.1 volt cell which gives a current of 0.2 ampere through a resistance of 10 ohm. So guys, in this question, it is given that there is a external resistance of 10 ohm and there is a battery of EMF 2.1 volt and internal resistance of, let's suppose, स्मॉल आर. और आपसे पूछा है यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस यानी स्मॉल आर का वैल्यू क्या होने वाला है, और आपको करंट दी हुई है इस सर्किट में दैट इज 0.2 एम्पियर. सो वी नो दैट इन दिस सिचुएशन द करंट वुड बी इक्वल्स टू द ईएमएफ ऑफ द बैटरी डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस. सो 0.2 is equals to 2.1 divided by external resistance is 10 plus R, or you can write 2 plus 0.2 R is equals to 2.1. So finally I can write R is equals to 0.1 divided by 0.2. So this is 1 by 2 ohm or 0.5 ohm. So this would be your answer. Clear? This question was asked in NEET UG 2013. According to this question, the resistance of 4 ohm PQRS in a Wheatstone bridge are this, and this. So first we need to draw the Wheatstone bridge. P, Q, R and S. They are having the resistance 10, 30, 30 and 90. ये आपको दिया हुआ है. The EMF and internal resistance of a cell are 7 and 5 respectively. अब इसको हमने एक सेल से कनेक्ट किया है जिसका EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस आपको मेंशन किया हुआ है 7 वोल्ट and 5 ohm. If the galvanometer resistance is 50 ohm, so here we have connected a galvanometer and that galvanometer has resistance of 50 ohm. The current drawn from the cell will be, and you need to find out the current over here. So as you can see, the ratio of this 10 by 30 is 1 by 3 and 30 by 90 is also 1 by 3. So what I can say that this is balanced Wheatstone bridge. इसका मतलब इस रेजिस्टेंस का यहाँ पर कोई यूज नहीं है. Now as you can see,
these two resistances are in series. So here the total resistance would be 40, and they are also in series. The total resistance would be 120. So what I can say, the equivalent resistance of this Wheatstone bridge would be your 40, since they are parallel, into 120 divided by 160, R1 R2 upon R1 plus R2. This total become R1, this one as R2. So R1 R2 divided by R1 plus R2. So their equivalent resistance would be your 30 ohm. Now this is connected with a cell and a resistance. So the current drawn would be equals to the EMF of the cell, that is 7, divided by total resistance 30 plus 5. So this would be 7 upon 35 or 1 upon 5 or 0.2 ampere. So your answer would be the third option. Clear, guys? This question was asked in AIMS 2013. According to this question, a circuit consists of the 5 resistors. Each of resistance R form a Wheatstone bridge. What is the equivalent resistance of the circuit? So you can see here there are 5 resistances, and those resistances are constituting a Wheatstone bridge. Each resistance are of equal value. So what I can say, this is a again balanced Wheatstone bridge. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है. So they become in series. So 2R. They also would be in series. So again 2R. Now after this they are parallel. So that's why I can write R1 R2 upon R1 plus R2. So this would be equals to R. So my answer is R. Clear? Next question. This one was asked in AIPMT 2014. According to this question, two cities are 150 kilometer apart. Electric power is sent from one city to another city through copper wires. The fall of potential per kilometer is 8 volt, and the average resistance per kilometer is 0.5 ohm. The power loss in the wire. So let's suppose this is city A, this one is your city B, and here the distance is 150 kilometer. Since the resistance per kilometer is 0.5 ohm, so what I can say, the total resistance between A and B is 150 into 0.5 ohm, because 1 किलोमीटर पे हाफ ओम का रेजिस्टेंस है, तो फिर यहाँ 150 किलोमीटर पे देयर वुड बी 75 ओम रेजिस्टेंस. अब पोटेंशियल ड्रॉप देखो, there is a potential drop of 8 volt per kilometer. So in 150 kilometer, there would be drop of 150 into 8. So it is 1200 volt. So what we can say कि A और B के बीच में we can consider a wire of resistance 75 ohm and the potential drop is 1200 volt. Now we need to find out the power loss. So we know that the power is V square by R. So we can write 1200 whole square. This is potential drop upon R is 75. As you will solve this, you will get the answer 19.2 kilowatt. So your answer would be this option. Clear? This is a huge loss. So guys, this was the part 3 of your current electricity video solution. Part 4 soon I'm going to release. Before that, what you need to do, you need to like, comment and share. Bye bye.